Hello students, welcome on my YouTube channel. Today we are going to discuss about emergency power of the president. In previous video we have discussed on normal power of the president. Now we will continue the lecture the powers of the president. So let's begin. तो देखिए emergency power तीन टाइप की होती है. फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी, सेकंड स्टेट इमरजेंसी और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो सबसे पहले अपन नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे. तो देखिए इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. जो हमारे प्रेसिडेंट है वो तीन टाइप की इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है नेशनल इमरजेंसी जिसका आर्टिकल है 352. सेकंड है स्टेट इमरजेंसी जिसका आर्टिकल है 356 और जो थर्ड है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसका आर्टिकल है 360. और ये जो आर्टिकल है ये बहुत ईजी यानी ईजी टू लर्न है. यानी इन तीनों आर्टिकल्स के बीच में 4 का गैप है. देखिए फर्स्ट 352 यानी इसके बाद में 4 का गैप, 356 यानी फिर उसके बाद में है 360, इसके बीच में भी 4 का गैप है. और ये जो स्पेशल पावर है ये केवल प्रेसिडेंट के ही पास में, इसीलिए ये लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन स्पेशल पावर टू द प्रेसिडेंट. मीन्स ये पावर हमारे संविधान ने केवल प्रेसिडेंट को ही प्रदान करी है. तो आज इस वीडियो में हम केवल नेशनल इमरजेंसी के बारे में ही पढ़ेंगे. फाइनेंशियल और स्टेट इमरजेंसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो देखिए नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन कैसे कैसे होता है, यानी कौन कौन से बेसिस पे इस इमरजेंसी को लगा सकते हैं. यहाँ ग्राउंड का मतलब है बेसिस यानी किस बेसिस पे इमरजेंसी लगा सकते हैं. ये जो इमरजेंसी है देश के या देश के किसी भी पार्ट में वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो तो प्रेसिडेंट द्वारा डिक्लेयर की जा सकती है. देखिए फर्स्ट है वॉर. अगर किसी भी देश का दूसरे कंट्री के साथ वॉर होने वाला है या वॉर हो रहा है तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं. ऐसा अब तक केवल 2 ही बार हुआ है. एक हुआ था 1962 में जो इंडिया और चाइना के साथ वॉर हुआ था, और एक डिक्लेरेशन हुआ था 1971 जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था. नेक्स्ट है एक्सटर्नल अग्रेशन यानी बाहरी आक्रमण यानी इन्वेंशन का कोई खतरा होता है तो ये इमरजेंसी एक्सटर्नल अग्रेशन के बेसिस पे लगाई जा सकती है. और थर्ड है इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक अशांति. जब देश के अंदर जब कोई आंतरिक अशांति फैली हुई है यानी कोई दंगे हो रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यानी ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट चलाना मुश्किल हो रही होती है तो ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है. और ये इमरजेंसी अब तक एक बार लगी है जो भी इंदिरा गांधी के टाइम पे, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, जब 25 जून 1975 को ये इमरजेंसी लगी थी. और ऐसा बताया जाता है कि ये जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए लगाई थी. और जब ये नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी तब लोकसभा का टर्म भी 1 साल और बढ़ा दिया गया. तो इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी होती है तो लोकसभा का टर्म यानी जो टेन्योर है वो 1 साल और बढ़ा सकते हैं. और पहली बार ऐसा केवल इंदिरा गांधी के टाइम पे ही हुआ. अब तक हम ये देख सकते हैं कि नेशनल इमरजेंसी वो 3 बार लग गई. फर्स्ट 1962 में जो इंडिया चाइना वॉर, सेकंड है 1971 जो इंडिया पाकिस्तान वॉर, और जो थर्ड है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे लगी थी यानी 1975 यानी 25 जून 1975 को थर्ड इमरजेंसी लगाई गई थी. तो नेक्स्ट देखिएगा द अनाउंसमेंट कैन बी एनफोर्स फॉर 2 months इवन विदाउट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. इट कैन बी एनफोर्स टिल एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड इफ इट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट. यानी इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल ही 2 महीने तक इमरजेंसी लगा सकते हैं, और 2 महीने के बाद पार्लियामेंट की अप्रूवल के साथ इसे चाहे जितना बढ़ा भी सकते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें कुछ अमेंडमेंट आ गए, क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद में नई सरकार आ गई थी, जनता गवर्नमेंट आ गई थी. जनता गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस कर दिए और उसे अपन कहेंगे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. देखिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है. तो देखिए ये है अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978. यानी ये जो अमेंडमेंट है 1978 में पास हुआ था. इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आर्टिकल 352 में कुछ चेंजेस किए गए थे. तो पहला चेंजेस अपन देखते हैं. देखिए ऊपर सबसे पहले यहाँ पे वर्ड है वॉर, फिर उसके बाद में एक्सटर्नल अग्रेशन और थर्ड है आर्म रिवोल्ट. यानी पहले इसमें यह था कि यहाँ पर जो वर्ड है आर्म रिवोल्ट इसकी जगह था इंटरनल डिस्टर्बेंस. यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह नया वर्ड ला दिया गया है आर्म रिवोल्ट. फिर है फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसका, नेशनल इमरजेंसी कैन नॉट बी इम्पोज इन द नेम ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस. यानी जो नेशनल इमरजेंसी है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर अब इम्पोज नहीं की जा सकती. सेकंड देखिएगा द प्रेसिडेंट कैन अनाउंस इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिव अ रिटन एडवाइस.
पहले क्या था, जो प्रेसिडेंट है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही इमरजेंसी लगा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस भी लेनी पड़ेगी, वो भी रिटर्न में होनी चाहिए। थर्ड वन इज द असेंट ऑफ द पार्लियामेंट would be required within a month with its special majority, and to keep it continue the permission of parliament would be required after every 6 month। इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट ने जो इमरजेंसी डिक्लेयर करी है उसके लिए 1 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, और ये अप्रूवल 2/3 मेजोरिटी से होनी चाहिए। दोनों हाउसेस के मेंबर जो इलेक्टेड मेंबर है उनकी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। और अगर ऐसी इमरजेंसी को और बढ़ाना है तो पार्लियामेंट इसे 6 मंथ के लिए और बढ़ा सकती है, तो इसके लिए पार्लियामेंट की वही अप्रूवल चाहिए। अगर फिर भी अगर देश में हालात नहीं सुधरे तो 6 महीने के लिए और बढ़ा सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट की वही अप्रूवल होनी चाहिए। इस तरीके से पार्लियामेंट की अप्रूवल से इसे 6 महीने चाहे जितना इसे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है यानी 4th पॉइंट, द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी एंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी। जो डिक्लेरेशन है वो सिंपल मेजोरिटी से ही एंड की जा सकती है, यानी रिवोक की जा सकती है, पूरी की जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है। यानी किसके मेंबर होने चाहिए? लोकसभा के मेंबर। अब यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली लोकसभा ही ऐसे इमरजेंसी को एंड कर सकती है। तो अपन ने आर्टिकल 352 कंप्लीट पढ़ लिया है। अब आर्टिकल 356 यानी स्टेट इमरजेंसी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।